Hello students. Today we will be discuss private company and characteristic of private company. जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इससे पूर्व कंपनी का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि कंपनी किस किस टाइप से होती हैं, और हम अब जो मुख्य रूप से जो कंपनियां काम करती हैं वो मुख्य रूप से दो तरीके से काम करती हैं, प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। तो हम इनके बारे में 1 by 1 संपूर्ण डिस्कस करने की प्रयास करेंगे और जानेंगे कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में किस किस तरीके से डिफरेंस है और वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में किस तरीके से कार्य करती हैं। क्लियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि निजी कंपनी है क्या। जैसे कि मैं बता दूं, निजी कंपनी वह कंपनी है जो जिसके प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है, और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 होती थी 1956 एक्ट के अनुसार। परंतु जब हमारा जो एक्ट आया तो 2013 में कंपनी एक्ट, उसमें इसकी सदस्यों की संख्या 200 कर दी है, मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई। अब हम देख लेते हैं क्या है। व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप में निजी कंपनी प्रारूप एक विशेष स्थान है जिसमें अनेक विशेषताएं हैं तथा इसके सार्वजनिक कंपनी की तुलना में कुछ विशेषाधिकार तथा छूटें भी प्राप्त हैं। ऐसे में निजी कंपनी की इस विशेषताओं, विशेषाधिकारों, छूटों आदि को समझना आवश्यक है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में निजी कंपनी के इन्हीं पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि निजी कंपनी की जो डेफिनेशन है वो क्या है। निजी कंपनी की डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है तथा जो अपने अंतर्नियमों द्वारा, कौन से अंतर्नियम, ध्यान रखना, अपने अंशों यदि हो तो इनके जो कंपनी मैंने बताया पहले, जब मैंने शॉर्ट में जब क्लासिफिकेशन में बताया था तो मैंने ये बताया था, आपको याद रखना कि निजी कंपनी जो है अपने अंश जनता में निर्मित नहीं करती। अगर उसके पास अंश हैं भी तो वो 200 सदस्यों को निर्मित करते हैं। वो उनके जानने वाले लोग होंगे या फिर उनके रिश्तेदार होंगे या वो उनके दोस्त होंगे। वो जनता को डायरेक्टली अपने शेयर नहीं बेच सकते। तो यही बता रहे हैं, अपने अंशों को यदि हैं तो हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं रखती, यानी कि वो अधिकारों का प्रतिबंध लगाती है। अपने अगर उनके अंश हैं तो वो आपस में अपने अंशों को ट्रांसफर एक दूसरे को नहीं करती। अब बात करते हैं इनके दूसरा मुख्य नियम है अपने सदस्यों की संख्या। एक कंपनी को छोड़कर एक व्यक्ति वाली कंपनी अलग प्राइवेट कंपनी होती है, और हम कहें कि जो प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा होता है उसमें मिनिमम 2 सदस्य होते हैं, मैक्सिमम कंपनी मैंने बताया था। एक थोड़ा सा रिकैप जाते हैं हम। कंपनी सब कहते हैं, हम कहते हैं कि पहली कंपनी क्या है कि प्राइवेट कंपनी। दूसरी कंपनी मैंने बताई थी सदस्यों के आधार पर सार्वजनिक कंपनी, जिसे पब्लिक कंपनी कहते हैं। नंबर तीसरी मैंने जो कंपनी बताई थी एक व्यक्ति वाली कंपनी। एक व्यक्ति वाली कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है, मगर उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होती है। वो हम उसी को छोड़कर ये कह रहे हैं कि एक सदस्य अपने सदस्यों की संख्या, एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर, एक व्यक्ति कंपनी को छोड़ दिया हमने, अभी हम प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक कंपनी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो सदस्य होते हैं 200 तक सीमित रखे गए हैं। मिनिमम सदस्य 2, मैक्सिमम 200। इन सदस्यों को निम्नलिखित सदस्यों में शामिल नहीं होते हैं। तो सही है। अपने प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है सेक्शन 268 के अनुसार। क्लियर। यदि उल्लेखनीय है कि निजी कंपनी के सदस्यों का अधिकतम संख्या की गणना करते समय निम्नलिखित सदस्यों की शामिल किया जाएगा। कौन कौन से सदस्यों को किया जाएगा? ध्यान रखना कि ये उल्लेखनीय है कि निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या की गणना करते समय निम्नलिखित सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। भाई हम 200 सदस्य बना रहे हैं तो उनमें ये सदस्य शामिल नहीं हो सकते। कौन कौन से सदस्य हैं जो शामिल नहीं हो सकते? सबसे पहले हम देखेंगे ये
इसमें सबसे पहला है एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी कर्मचारी है, एक कंपनी के सदस्य या अंशधारी भी है, तो ये कंपनी में के सदस्य के रूप में शामिल नहीं हो सकता। मैंने क्या बताया था कि भाई जो कंपनी है, एक व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हैं, भाई एक व्यक्ति जो कंपनी का कर्मचारी है एवं कंपनी के सदस्य और अंशधारी भी है, तो वो कंपनी में शामिल नहीं हो सकता। वो कंपनी के 2200 सदस्य होंगे उसमें शामिल नहीं होगा। क्लियर। अब बात करते हैं ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी ना होते हुए भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं, तो ये भी कर्मचारी की संख्या की में गणना नहीं की जाएगी। जी ऊपर लिखा हुआ है कि निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या की गणना करते समय निम्नलिखित सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। चाहे वो कंपनी का कर्मचारी है फिर भी उसके पास कोई अंश है या कहा जाए वो सदस्य है, तो कंपनी के सदस्यों की गणना में नहीं आएगा। 200 अंशों जो 200 अधिकतम लोग हैं उनमें नहीं आएगा। अगर वो कर्मचारी का पहले वो कर्मचारी भी था और सदस्य भी था, परंतु अब उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है, तब भी वो कर्मचारी का सदस्य नहीं माना जाएगा। समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त यदि 2 या अधिक व्यक्ति समूह के रूप में कंपनी के अंशधारी हैं। भाई कभी कभी कोई 2 लोग होते हैं, जैसे आपने सुना होगा राम से ब्रदर्स, तो वो 7 भाई थे, तो 7 भाई क्या करते हैं, कोई काम करते थे वो साथ में काम करते थे। ऐसे ही हम सुनते हैं टॉम से ब्रदर्स, हमने जब इंटर में इंग्लिश पढ़ा था तो 2 भाई थे। तो कुछ लोग अपने जो 2 भाई हैं राम एंड श्याम हैं, तो अक्सर अपनी सारी संपत्ति दोनों एक ही ग्रुप में खरीदते हैं। आपने जो सुना होगा कंबाइंड जो वो होता है, संयुक्त खाता होता है बैंक में, एक व्यक्ति का, तो 2 लोग अपने साथ में खाता खुलवाते हैं, तो दोनों की साइन की जरूरत होती है पैसे निकालते समय। उस टाइप की अगर कोई कंपनी है, इसके अतिरिक्त यदि इस टाइप के व्यक्ति हैं, 2 या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कंपनी के अंशधारी हैं, तो इन सदस्यों की गणना करते समय उन्हें संयुक्त अंशधारियों को एक सदस्य माना जाएगा, ना कि उन्हें 2 माना जाएगा। जैसे वो कहते हैं राम से ब्रदर्स ने हमारे कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो वो राम से ब्रदर्स 7 थे, 7 भाई हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा राम से ब्रदर्स की मूवीज आती है, तो राम से ब्रदर्स 7 भाई थे, 7 भाई अलग अलग काम करते थे, तो उनने हमारी कंपनी के शेयर खरीद लिए। तो राम से ब्रदर्स की जो सदस्यों की संख्या होगी वो 1 मानी जाएगी, ना कि 7 मानी जाएगी। क्लियर हो गई। अब ये कंपनी जो एक्ट था हमारा, उसे हमने संशोधन करके 2015 में ऐसा संशोधन किया है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं। धारा 268 में कंपनी अधिनियम ने अन्य प्रावधानों एवं नियम के आधार पर एक निजी कंपनी को अग्रिम कुछ विशेषता पाई गई हैं, वो निम्नलिखित हैं। देखते हैं। तो उसमें सबसे पहली विशेषता है जो अंशों के अनांतरण का प्रतिबंध। तो हम ऐसा पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो हम कहते हैं कि जो कंपनी की प्राइवेट कंपनी के जो सदस्य हैं वो अपने अंशों को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस पर प्रतिबंध है। सही है। दूसरा हमारा जो है वो हमारे सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध है। अभी ये भी डेफिनेशन में क्लियर हो गया हमारा। जो कंपनी के जो न्यूनतम सदस्य होंगे उनके जो 2 होंगे और अधिकतम कितने होंगे 200। तो जी कंपनी एक्ट 2013 में इनके सुधार हुआ है। उससे पूर्व हमारे जो कंपनी एक्ट 1956 था उसमें 50 थे अधिकतम सभी। इसमें एक बात विशेष तौर से निजी कंपनियों पर लागू नहीं होती, जो एक व्यक्ति कंपनी के रूप में पंजीयन कराई जाती है। भाई जो कंपनी एक व्यक्ति के रूप में हमने कंपनी का पंजीयन कराया, मैंने बताया 3 टाइप की कंपनी होती है, तो उसमें ये नियम लागू नहीं होता है। इसमें मुख्य रूप से ये देख लेते हैं क्या क्या है। कंपनी के वर्तमान कर्मचारी जो कंपनी के सदस्य भी हैं वो शामिल नहीं होंगे, मैंने अभी बताया था, ये आपको डेफिनेशन में क्लियर कर दिया था। या कंपनी के जो चाहे वो भूतपूर्व कर्मचारी हैं फिर भी वो सदस्य के रूप में शामिल नहीं हो सकते, अगर चाहे उन्हें नौकरी भले ही क्यों ना छोड़ दी हो। सही है। अब हम बात करते हैं, यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि यदि 2 या अधिक व्यक्ति मिलकर एक शेयर खरीदते हैं तो वो भी एक ही माना जाएगा। तो हम इसे उदाहरण के रूप में देखते हैं
यदि राम और श्याम तथा मोहित मिलकर किसी निजी कंपनी के 100 अंश खरीदते हैं, यहाँ उन्हें निजी कंपनी के एक सदस्य के रूप में ही माना जाएगा। उल्लेखनीय के लिए देख लेते हैं, मैंने आपको राम से ब्रदर्स का एक उदाहरण दिया था। उसके बाद ये देख लेते हैं, यहाँ उल्लेखनीय है कि कंपनी के संचालक कंपनी के कर्मचारी नहीं होते, अतः सभी संचालक अंशधारियों के सदस्य कंपनी सदस्य की संख्या की गिनती में निम्नलिखित शामिल किए जाते हैं। जैसे एक कंपनी के निम्नलिखित सदस्य होते हैं: कंपनी के संचालक और उनके संबंधी 80 कर्मचारी, 80 पूर्व कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान कर्मचारी के रूप में अंश जारी किए गए थे 80, 20 पति पत्नी संयुक्त रूप से 40, अन्य 80, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 360। तो इस तरीके से 360 नहीं माने जाएंगे। कंपनी में ये क्या है, सदस्यों की, अब इसमें क्लियर करना है, निजी कंपनी के लिए सदस्यों की गणना के लिए कंपनी के वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारी सदस्यों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। मैंने बताया था भाई इसमें से हमें कौन से निकालने हैं, जो पूर्व कर्मचारी हैं जिन्हें सेवा के दौरान अंश मिले थे उन्हें भी निकालना है, ठीक है। तो हम वो घटा देंगे 80 ऊपर वाले जो 30 नंबर पे हैं, और 80 किन्हें निकाल देंगे जो कर्मचारी हैं उन्हें भी उनके पास हैं, तो कितने हो गए 160, और 20 पति पत्नी मिलकर संयुक्त अंश खरीद रहे हैं, तो 20 जोड़े मतलब 40 नहीं होंगे, वो 20 ही काउंट होंगे, तो 180 सदस्य घटा देंगे, और 360 में से हम 180 घटा देंगे तो 180 सदस्य रह गए हमारे निजी कंपनी में। समझ में आ गई होगी बात। अब हमारा थर्ड है हमारा ये प्रतिभूतियों के अविदान के लिए नियंत्रण और निषेध। हम प्रतिभूति का जो है उसे हम किसी में हस्तांतरण या सामान्य रूप से नहीं बेच सकते, ठीक। अब फोर्थ देख लेते, जनता से धन निरपेक्ष आमंत्रण एवं स्वीकार करने पर निर्भर। हमने अभी बताया था कि निजी कंपनी कोई भी शेयर अपने जनता में निर्गमित नहीं कर सकती, भाई हम वो खरीदें 73 के एक्ट के अकॉर्डिंग, सही है। अब है अंतर नियम। प्रत्येक निजी कंपनी में अपने स्वयं के अंतर नियम बनाने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए कि प्रत्येक निजी कंपनी की धारा 268 के अनुरूप कुछ प्रतिबंध, सीमाएं, निषेध अपने अंतर नियमों के रूप में अनिवार्य रूप से शामिल करने पड़ते हैं। समझ में आ गई। भाई जो प्राइवेट कंपनी है तो उसे अपने 268 के अकॉर्डिंग अंतर नियम, पार्षद अंतर नियम बनाने ही पड़ेंगे। अगर सार्वजनिक कंपनी नहीं बनाती है तो उन पर जो कंपनी एक्ट ने कुछ नियम बनाए हैं तो वो ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगे। न्यूनतम संख्या में अविदत्ता और सदस्य, भाई ये देखते हैं कि न्यूनतम संख्या कितनी है, तो मैंने आपको बता दी है न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 2 है, और वही 2 व्यक्ति कंपनी के सदस्य के रूप में प्रथम व्यक्ति के रूप में हस्ताक्षर कर सकते हैं। क्लियर, अविदाता के रूप में। तो मैं पढ़ देता हूँ फिर भी क्लियर हो जाएगी। और किसी भी निजी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर समायोजन होती कम से कम 2 व्यक्ति अविदाता द्वारा साइन नियम पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, यही वो व्यक्ति हो जाते हैं। और उसके बाद न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या मैंने बता दी, न्यूनतम 2 है और अधिकतम सदस्यों की संख्या नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर अधिकतम संचालकों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो एक निजी कंपनी में जो न्यूनतम सदस्य तो कितने हो जाएंगे 2 और अधिकतम 200। अब हम संचालकों की बात कर रहे हैं। एक निजी कंपनी में न्यूनतम संचालक 2 होंगे, अनिवार्य रूप से 2 होंगे। एक व्यक्ति वाली कंपनी की दशा में न्यूनतम सदस्यों का एक ही संचालक अनिवार्य होता है, किंतु सभी प्रकार की निजी कंपनियों में अधिकतम संचालकों की संख्या कितनी होगी 15। कोई भी कंपनी 15 से अधिक संचालक नियुक्त नहीं कर सकती। क्लियर, ध्यान रखना कि भाई सदस्य और संचालक जो कहा जाए, डायरेक्टर्स की बात अलग होती है और सदस्यों की बात अलग होती है। नाम और दूसरा है लास्ट विवरण नहीं। भाई नाम के साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, मैंने ये पहले ही बता चुका है कि प्रत्येक निजी कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड जोड़ना पड़ता है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी तो पंजीकृत नाम के अंत में इन शब्दों के साथ ओपीसी शब्द को भी जोड़ना पड़ता है। अगर एक व्यक्ति वाली कंपनी है तो उसे क्या जोड़ना पड़ेगा, ओपीसी। इसे पीसीओ के तरीके से याद रख लेना, पीसीओ ओ को पहले उठा दो, सही है। तो एक व्यक्ति वाली कंपनी को हम ओपीसी यानी कि पीसीओ ओ को पहले लगा दो, तो ये याद रखने में आसानी होगी आपको। और प्रविवरण नहीं, नो प्रो कहा जाए तो कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती और ये प्रवर्णन निर्गमन नहीं कर सकती।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच।